अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक हिजानी कैफियत थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती तगदो के बाद 26वीं आईनी तरमीम की गई, नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया और इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे वो बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें तो अपेरेंटली खुश उसलूबी से चल रही है, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के नए सदर मुंतखब हुए और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक वावेला मच गया। सियासी रहनुमाओं की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कौन क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये सब आज के प्रोग्राम की पहली स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे। आज की हमारी दूसरी स्टोरी जिसमें बात होगी कि एक तरफ मौसमी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क को लाहक हैं ये परेशानियां, तो दूसरी तरफ जनाब जजेस की मरात में इजाफा किया जा रहा है। इस गैर मामूली इजाफे की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कितना इजाफा किया गया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात की जाएगी तोशा खाना में नवाज शरीफ और जरदारी ने तो फ़ायदा उठा लिया, क्या फ़ायदा उठाया आपको बताएंगे, और क्या इमरान खान भी फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। इन तमाम स्टोरीज़ पे बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज की पहली स्टोरी पे हम बात करते हैं। जनाब अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बाद हमारी मुल्की सियासत में एक हलचल पैदा हो गई है। आदिल साहब, ट्रंप की अगर हम पूरी कैंपेन की बात करें तो उस पूरी कैंपेन में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। इवन बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने किया, भारत का जिक्र किया, मुख्तलिफ रीजन्स का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। लेकिन उनके सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है। र्यूमर्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कयास की जा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्या सराइयों की वजूहात तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ है और जिसने सोशल मीडिया पे एक वावेला मचाया हुआ है और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ट्रंप के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और इमरान खान की जो है वो रिहाई मुमकिन हो पाएगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक ट्रंप की वीडियो जो है वो चल रही है, वो यकीनी तौर पर एक जाली वीडियो है और वो उसको जो है एक जाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है उसको बनाया गया है। ये साबित भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो मिलियंस में जो है वो सर्कुलेट हुई है वीडियो, और जिसकी बुनियाद पर एक तासुर उभरा कि शायद ट्रंप इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कोई बड़ा एक कदम कर सकते हैं, ये प्रेशराइज कर सकते हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन हालात इससे कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं। गो कि आज जुल्फी बुखारी ने भी एक बात की है, उन्होंने कहा है कि वो जो ट्रंप की बेटी और दामाद हैं उनके साथ रास्ते में है और जब वो ओथ ले लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे तो उसके बाद वो इस मामले पे बात करेंगे। ये एक चीज़ तो तय है कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी अमेरिका में जो लॉबिंग है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत से ज़्यादा मजबूत है, और इसी बुनियाद पर हमने देखा कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल NGOs हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जो सेनेटर्स थे जिन्होंने कांग्रेस जो डेमोक्रेट्स के जो है उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की और एक ख़त भी लिखा जो इमरान खान की हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, उनको जेल में रखने के हवाले से। तो ये एक उनकी एक लॉबिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है तहरीक इंसाफ का वो अमेरिका में मौजूद है, और उनकी अब भी कोशिश होगी। आप पाकिस्तान में देखें कि तहरीक इंसाफ जो है चूँकि एक बयानिया उनका अमेरिका के ख़िलाफ़ रहा है और इसी बुनियाद पर जो मकबूलियत उनको मिली थी, जो साइफर उन्होंने लहराया था, और उसके बाद जो है अब एकदम से जो है वो पॉलिसी शिफ्ट आई थी। यही सवाल आमिर खाकवानी साहब की जानिब लेके जाना चाहूंगी। आमिर साहब, इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, साइफर लहराया, कहा कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है, और अब जब ट्रंप आ गए हैं तो उन्हीं की जानिब उम्मीद से देखा जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है और ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि अब तो बिल्कुल सब कुछ आसान है, रास्ता क्लियर हो गया है और बहुत जल्द ट्रंप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि खान बाहर आ जाएंगे। देखिए, खान तो बाहर आते हैं इंडिया तो एक अलग बात है, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि व्हाइट हाउस में जब तब्दीली आती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होती है तो कुछ चीजें तब्दील होती हैं, तमाम नहीं, कुछ तब्दील होती है। हमने मादी में भी देखा कि जब प्रेसिडेंट कार्टर थे
امریکہ میں تو ان کی پالیسی اور تھی. جب ریگن آئے تو انہوں نے آ کے افغانستان پہ پالیسی بالکل ڈیفینڈ کر دی. پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے ایڈ کی, بہت زیادہ سپورٹ کی. تو تبدیلی آتی ہے, پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ ویری کرتی ہے. اور ایک بات تو یقینی ہے کہ جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, اور جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی پچھلے خاصے میرے خیال ہے کہ 1.5 سال تک, بلکہ جتنے ٹائم کے رہے ہیں پرائم منسٹر, امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی کال ان کو نہیں آئی. جو ایمرجنسی کال ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئی, اور ان دنوں بھی یہ بات بنی تھی. اور اس کے بعد بھی ایک سرد موہری کا ایک مظاہرہ رہا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو یقینی طور پہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہرحال مختلف تو ہوگی, اگر وہ فرینڈلی نہیں بھی ہوتی تو نیوٹرل تو ہوگی ایٹ لیسٹ نا. پاکستان تحریک انصاف کو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم ایک نیوٹرل سیٹ اپ, ایک نیا سیٹ اپ, نئی شروعات ہے. اور خاص طور پہ اس لیے کہ ٹرمپ نے بائیڈن کی بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے سے مختلف پالیسی اور مختلف سوچ اپنانے کی بات کی. پھر ایک چیز کی بات یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں آپ کو یاد ہوگا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے, ان کا لوور ہاؤس ہے, اس میں بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ, میرے خیال سے صرف 5-7 لوگوں کو چھوڑ کے 300 سے زیادہ لوگوں نے وہ قرارداد منظور کی تھی جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں تھی. اس میں ریپبلکنز بھی تھے کافی زیادہ, اور ریپبلکنز واپس بھی آئے ہیں ہاؤس میں. اس وقت بھی ریپبلکنز کی میجورٹی ہے, اور وہ کانگریس مین بہت سارے دوبارہ جیتے ہیں. تو بہرحال ایک تھوڑی سی ان کے لیے ایک امید کی ایک بہت ہلکی سی کرن. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ امید کی ہلکی سی کرن ایک جاگی ہے. لیکن عادل صاحب, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, وہاں پاکستان سے بھی زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کا جو یہ بیان ہے, کیا اس سے ایک نئی بحث کو جنم وہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یو ایس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ یقینی طور پہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ٹرمپ نے جو ہے اس کے اگینسٹ بہت ساری فیصلے کیے, کیونکہ ٹرمپ ایک روایتی سیاستدان تو ہے ہی نہیں. وہ ان کے دماغ میں اگر کوئی چیز پھنس جائے تو وہ اس کے اوپر ریئیکشن دینے سے باز نہیں آتے. اور اسی جو ان کا جو بیہیویئر ہے, اسی کو ووٹر نے پسند کیا اور ان کو واپس لایا. لیکن جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ وہ اسپیسیفک پاکستان کے حوالے سے کوئی پالیسی, پاکستان کی اس وقت تک جو پالیسی ہے یو ایس کی, اس میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک جو ہماری ریجنل پالیٹکس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان, جیسے خاکوانی صاحب بات کر رہے تھے کہ ریگن نے پالیسی تبدیل کی, ریگن نے پالیسی تبدیل کی کیونکہ پاکستان کو اس وقت استعمال کیا گیا رشیا کی موومنٹ روکنے کے لیے. افغانستان میں جو پراکسی ہوئی تھی, پاکستان نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس پالیسی میں شفٹ آیا, اور پھر اب جو ہے وہ امریکہ جو ہے اپنی فورسز جو ہے وہ افغانستان سے نکال کے لے جا چکے, اور پاکستان کے تعلقات بھی کوئی افغانستان کے ساتھ بہت کوئی اچھے نہیں ہے. اگر اس ریجن میں کوئی پالیسی تبدیل ہوئی تو اس کی وجہ 2 ملک ہوں گے, ایک چائنا اور ایک ایران. ان 2 ملکوں کی وجہ سے ایران کا مستقبل کیا ہوگا جنگ کے حوالے سے, ٹرمپ وہ کہہ تو چکے ہیں کہ وہ جنگ روکیں گے, لیکن ابھی جو ایران کے حوالے سے پالیسی امریکہ کی ہمیشہ سے سخت رہی ہے, اس میں وہ کوئی بھی صدر آ جائے ایران کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی اتنا جو ہے وہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اگر تو ایران کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے کوئی سخت پالیسی اپنائی جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی میں بھی یقینی طور پر کوئی تبدیلی آئے گی. تو ابھی سے جو ایک, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ابھی قبل از وقت ہے. جو ٹرمپ ہے ان کی پرائورٹیز مختلف ہیں. وہ اگر یوکرائن کی جنگ رکوانا چاہتے ہیں, وہ جو انٹرنل ان کے ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا الیکشن لڑا ہے, وہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے. یقینی طور پہ جو عمران خان, آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اس وقت جس ٹائم عمران خان کا دورہ ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے کشمیر کے اوپر ثالثی کی جو ہے پیشکش کی, اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, عمران خان ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد 5 اگست کو 2019 کو انڈیا نے جو ہے وہاں پر آرٹیکل 370 لگا دیا. تو اس کا کچھ زمینی حقائق کچھ اور ہے,
जो पर्सनल लोग ले रहे हैं कि शायद रियासती पॉलिसी और पर्सनल पॉलिसी लेके कोई फैसला हो जाएगा या प्रेशर आएगा। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कुछ फॉल्स होप्स हैं जो के लिए जा रही है। खाकवानी साहब, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, एस्टेब्लिशमेंट की बात की है कि अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट है, और वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी लगता है कि अमेरिका में भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये जो सिस्टम है ये चल रहा है, और जो बाइडेन जो है उनके जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, मेरे तो ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को लगता है कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर को ऐसा बचगाना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप तो आए ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे हैं। वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, डीप स्टेट ने तमाम तर कोशिश की इनको रोकने की, तमाम तर जरिए, वो तमाम मीडिया हाउसेज एस्टेब्लिशमेंट की, इवन बॉब वुडवर्ड सबसे करीब एस्टेब्लिशमेंट के, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के करीब साहब समझी जाती है। उनकी किताब अभी बाहर आई है 2-3 हफ्ते पहले, ट्रंप के सख्त खिलाफ किताब आई है, और तमाम जरूर ने कोशिशें की हैं रोकने की, बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये जॉन एफ कैनेडी के बाद ये दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जो ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल के नहीं है, बल्कि एक एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को रोकने की कोशिश की। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो उसका एक रोल तो होता है, लेकिन वहां पे अवाम का जो मैंडेट है, पब्लिक मैंडेट, उसकी बहरहाल एक बड़ी अहमियत होती है। आप देखें ना, आखिरकार ट्रंप बन गया, जितने ज्यादा ट्रंप पे क्रिमिनल केसेस थे और चीजें लगता था शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन उनको एक पब्लिक, और इस वक्त तो ट्रंप बहुत पावरफुल इसलिए हो गया कि सेनेट में कंट्रोल हो गया उनका। ऐसा कम होता है कि व्हाइट हाउस की जो पार्टी व्हाइट हाउस में हो, जिसका प्रेसिडेंट हो, सेनेट उसका कंट्रोल हो। सेनेट पे बड़ी वाजे इनको अक्सरियत हासिल हो गई है। मेरे ख्याल है 52 तो सीटें हैं, 52 तो कंफर्म हो गई थी सीटें उनकी, और नीचे जो हाउस है, हाउस में भी इनको मेजॉरिटी हो गई है। तो रिपब्लिकन इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और इसका फायदा ट्रंप को ये होगा कि अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट कर सकेंगे, अपनी मर्जी के एक बड़े फैसले बाहर कर सकेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखें, ट्रंप के पास ये आखिरी टेन्योर है। एक बार पहले बन चुके हैं ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 बार बनता है, तो जो पहली दफा प्रेसिडेंट बनता है वो फिर कुछ चीजें उसके ध्यान में होता है कि मैं दूसरी बार आऊंगा, करूंगा। या ट्रंप के पास यही 4 साल हैं, जो अगर वो हिस्ट्री में भी कोई रोल अपना बनाना चाहते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री में या वैसे जो भी कहीं पे, तो वो भी इनके पास टाइम कम है, तो वो क्विक फैसले करेंगे। अमेरिकन की वजह से, चाइनीज की वजह से फैसले करेंगे, और क्योंकि सेनेट में भी उनकी मेजॉरिटी है, तो वो फैसले जो वो अपने पहले दौरे इक़्तिदार में नहीं कर सके, अब वो भी बड़े धड़ल्ले से कर सकेंगे। आदिल साहब, कल आपने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया था कि अब की बार जो ट्रंप है वो पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर आए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, वाकई अब की बार वो ज्यादा पावरफुल हैं। अब ये बताइएगा कि ट्रंप के आने के बाद आपको लगता है कि जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त हमेशा से 2 कश्तियों का सवार रहा है। उसने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात, चूँकि स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, पाकिस्तान की रीजन में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। चाइना को एक रास्ता चाहिए था सीपैक की शक्ल में, पाकिस्तान से वो जा रहा, और जब पाकिस्तान में रुकावटें आनी शुरू हुई, और इमरान खान के दौर के अंदर ही सीपैक पर काम जिस तेज़ी से नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ था, इमरान खान के दौर में उसमें काफ़ी स्लो हो गया वो सारा प्रोसेस, और अब दोबारा से चाइनीज़ हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत मिलकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो है और उसका मुतबादल फिर चाइना ने तलाश किया था कि वो 4 बहार से जो है वो एक अफगानिस्तान और 4 बहार से फिर दूसरा मुतबादल रूट उन्होंने निकालने की कोशिश की। तो चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनल चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना और इंडिया की नहीं बनती, पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती, तो इस वजह से पाकिस्तान को चाइना की हमेशा से ज़रूरत नहीं है। चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को हर मुश्किल सूरत हाल में जो है वो बचाया है। लेकिन सी पैक के बाद एक जो ख्याल यूएस अमेरिका में पैदा हुआ था कि ये 400-450 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी चाइना से, तो उस वक्त एक ख्याल पैदा हुआ था कि अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को जो है वो चाइना की तरफ जाने में जो है वो रोल प्ले किया। तो उसके बाद से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मामला हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू फाइनेंस है, और फाइनेंशियल मामला जो है वो अमेरिका की हमायत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि IMF पे सबसे ज्यादा होल्ड जो है वो अमेरिका का है। और हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान जब भी IMF के मामलात में फंसता है तो उसको बहुत सारी चीजों में प्रेशराइज
किया जाता है और पाकिस्तान हम लास्ट जितनी भी आपने किस्तें रिलीज हुई हैं पाकिस्तान को, उससे पहले पाकिस्तान की जो एम्बेसडर्स जो पाकिस्तान में अमेरिका के, उनकी बड़ी तसलसल के साथ मुलाकातें रही। इसलिए अमेरिका का रोल पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात में किसी ना किसी हद तक है। गो के पाकिस्तान की ट्रेड चाइना को कम है, अमेरिका को ज्यादा है, तो इसलिए जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के ऊपर यकीनी तौर पर मौजूद है। और रीजन की जो मामलात है, अगर कल को ईरान में जंग छिड़ जाती है तो उनको फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त जो है हमेशा जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, माजी में तो अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को जो है वो फैसिलिटेट भी किया जाता रहा, कर्जे भी दिए जाते रहे और उसकी बुनियाद बहुत सारी इमदादें भी पाकिस्तान को मिलती रही इसी बुनियाद पर। तो पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में जरूरी तो है, अमेरिका को जरूरत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत शायद अमेरिका को उस तरह से नहीं है जैसे माजी में रही है। तो अब देखते हैं कि ट्रम्प, आप चूंकि अभी उन्होंने 3 महीने का वक्त है, उस तरह से जरूरत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की अहमियत को भुला भी नहीं सकते बहुत से मामलात में। हाक्वानी साहब, जो पाक चाइना सिक्योरिटी मामलात हैं उनमें जो तनाव चल रहा है, क्या आपको लगता है कि अमरीकी इंतजामिया इससे कुछ फायदा उठा सकेगी? देखिए, अमेरिकन तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का सी-पैक के मामलात में, वो बार बार ये कहते हैं कि सी-पैक जो वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और सी-पैक के वाले से जो अमेरिकन भी कहते हैं कि जो कर्जों का ये जो जाल है, वो तो पाकिस्तान और चाइना पे हमेशा ऐसे कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, कंसर्न है, और उन्हें होना चाहिए, क्योंकि चाइना का पाकिस्तान के वाले से पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी में भी बहुत अहम रोल है। तो मेरा नहीं ख्याल के, और माजी में देखिए हमारा जो माजी ये बताता है, और हमें बड़ा तवील तजर्बा है कि दोनों तरफ बैलेंसिंग एक्ट करने का हम इसके काफी माहिर रहे हैं। बल्कि पिछले कुछ सालों में, तो चंद सालों में शायद थोड़ा सा ये वीक हुए, इससे पहले तो हम बड़े एक्सपर्ट थे कि चाइना के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, और अमेरिका के साथ भी हमने मामला बना के रखे, बिगाड़े नहीं। हमने ईरान के साथ अच्छा रखा, सऊदी अरब के साथ अच्छा रखा। तो ये जो मतजाद चीजों को चलने के पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तानी हुकूमतों को भी, पॉलिटिशियंस को भी अच्छा तजर्बा है। तो मेरा ख्याल है करेंगे। इसमें अलबत्ता मामला है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बड़े बड़े खतरनाक और बहुत सीरियस गंभीर पोजीशन है। क्योंकि अगर वो देखिए, हो ये रहा है कि हमें ये अंदाजा ही हो रहा है कि कराची में भी और बलूचिस्तान में भी और मुख्तलिफ जगहों पे खासतौर पर चाइनीज जो लोगों पे अटैक का, वो जो अटैक करने की दहशतगर्दों की कैपेसिटी काफी बड़ी हुई है। उसको नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ना करता एक अटैक और हो गया। देखो, पाकिस्तान तो सिक्योरिटी दे सकता है ना, और अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रखता है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी करेगा और बहुत से करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो चाइनीज बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे आए हुए हैं, तो कहीं पर खुदा ना करता एक और बार हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है चीनियों को, चाइनीज को मुतमईन करने के लिए भी साथ साथ ये जरूरी भी है कि ये जो दहशतगर्दों को नेटवर्क तोड़ा जाए, और इसमें काफी कामयाबी हुई है। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की, बलूचिस्तान में खासतौर पे और टीटीपी को खासतौर पे उनकी कमर तोड़ी जाए पूरी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ गर्दन ही तोड़ दी जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे खतरात जो है, जो चाइनीज कंसर्न है, वो भी एक बहरल एक अपनी जगह से एक अहमियत तो है ना, उन पे हमले तो हो रहे हैं ना, और कैजुअलिटीज हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस चंक को हम कंक्लूड करने की जानिब बढ़ रहे हैं। आदिल साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी, शॉर्ट आंसर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप हुकूमत के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आएगी? देखिए, उस तरह से जिस तरह से एक ख्याल पेश किया जा रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अगर खित्ते में कोई तब्दीली अगर सियासी मंजरनामे से आई तो पाकिस्तान पे उसका असर जरूर होगा। जी ठीक है, हाक्वानी साहब आप बताइएगा, सियासी मंजरनामे पे ट्रंप के आने से कोई तब्दीली आएगी? देखिए, यहाँ तो पता नहीं शायद तब्दीली आती है, थोड़ा सा ज्यादा इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा आया तो, लेकिन मिडिल ईस्ट में मुझे लगता है कि असर पड़ेगा। और अगर कोई गाजा में जंगबंदी के साथ साथ भी अगर बड़ा प्लान ट्रंप के पास है जिसमें इसराइल को अरब मालिक तस्लीम करे, तो उसमें पाकिस्तान की भी शमूलियत का फिर इम्कान होगा। वो भी एक पूरा एक बड़ा, लेकिन अभी इसमें कोई टाइम लगेगा। और एक और बात मुझे लग रही है, पाकिस्तान इंडिया में ताल्लुकात में शायद मुमकिन ट्रेड जैसी तरह चीजें शुरू हों, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ये कोशिश की थी। तो मेरा ख्याल है शायद कुछ मामला, क्योंकि कशीदगी हमारे यहाँ कम हुई है। अभी आप देख रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे शंघाई कॉन्फ्रेंस में, तो और वो कुछ लग रहा है कि दोनों तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है पाकिस्तान इंडिया ट्रेड शुरू हो जाए, वाघा बॉर्डर खुल जाए या कहीं और कुछ शुरू हो जाए, तो ये इम्कान हो सकता है। तो इसको भी अगर हो तो वेलकम करना चाहिए। हम जिस तरह फंसे हुए हैं, हमें चाहिए कहीं न जहाँ से हमें
कोई रिलीफ मिलता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कुछ तब्दीली तो आएगी पाक अमरीका ताल्लुकात में भी। और जिस तरह से हाकवानी साहब आपने इशारा किया, देखना होगा कि आने वाला वक्त जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उसमें किस हद तक तब्दीली लेके आता है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो मौशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन यहाँ पे जजेस के मरात में इजाफा किया गया है। हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट में गैर मामूली इजाफा किया गया है। आपको मैं बताती चलूं कि जुडिशियल अलाउंस 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। आदिल साहब, एक तरफ पाकिस्तान मौशी मुश्किलात का शिकार है, एक तरफ मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हुकूमत अदलिया पर इतनी मेहरबान। इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है। अभी कोई जजेस की तनख्वाहें पिछले साल जुलाई में तो बढ़ाई गई थी, उस वक्त एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके तो तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई थी, और अब ये जो इम्पैक्ट है हर जज की तनख्वाह पर 10 लाख रुपए का तकरीबन इजाफा होगा, और ये 2 मिलियन से ज़्यादा की सैलरी हो जाएगी। और बदकिस्मती यह है कि हमारे जजेस को रिटायरमेंट के बाद भी इतनी ही रकम जितनी वो तनख्वाह की सूरत में लेते हैं उतनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की शक्ल में मिलती है, और ऊपर सोने पे सुहागा 17 से बढ़ाकर जजों की तादाद भी 34 कर दी गई। यानी कि एक तरफ आपने सैलरीज उनके जो अलाउंसेज हैं वो बढ़ा दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है अपने जजों की तादाद बढ़ा दी है। इस वक्त मुल्क की जो हालत है वो ये है कि 300-350 अरब के टैक्स आपका शॉर्टफॉल है। आपके पास जो है वो कर्जे देने के लिए पैसे नहीं है, आप मजीद पैसे ले रहे हैं, आप अभी दोबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप जो गरीब तबका है, जो मेहनत कश तबका है और जो तनख्वाहदार तबका है, आप उसका खून निचोड़ है। ना आपका यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है, ना वो ताजर जो है वो टैक्स देते हैं, ना सनतकार जो टैक्स देते हैं। जिन गरीबों से, जिन मुलाजमीन से आप तनख्वाहों से टैक्स काट कर जो है वो आप मराद दे देते हैं, ऐसे लोगों को जिनको आपको अंदाजा है कि इनको मराद देने से आपको शायद कोई फैसला आपके हक में कोई फैसला आ जाएगा या उनको आपके लिए कोई बेहतरी हो जाएगी, तो ये हुकूमत को जो है गैर तरक्याती अखराजात जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और इस तरह की मराद को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस टाइम कहाँ खड़ी हुई है। आप जो है वो कर्जा लेते हैं और कर्जा देते हैं। हमारी जो ड्रिप इकॉनमी है, यानी कि हम 4 मुल्कों के सर पर चल रहे हैं। चाइना हमें कर्जा दिया है, हमने उसको रोल ओवर करवा लेते हैं, यूएई देता है, सऊदी अरब देता है, कतर देता है। इन 4 मुल्कों से हमें इमदाद मिलती है तो हमारे मामला चलते हैं। टैक्स हम इकट्ठा कर नहीं सकते, इंतजामी तौर पर हम इतने वीक हैं कि हम कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर पाते। तो ये इसके ऊपर जो है हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए, और इस किस्म के फैसलों से आपने बात की कि अपने फायदे के लिए ये किया गया है, जजेस को खुश करने के लिए किया गया है, तो व्हाट एल्स दे वांट। जैसे हमने देखा कि अभी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का ले आए, उसके बाद हम देख रहे हैं जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, आईनी बेंच बना दिया गया है। हाकवानी साहब, और कितना फायदा इन्होंने करना है जजेस का, और कौन सा फायदा ऐसा है जो ये लेना चाह रहे हैं जजेस से? ये एक बड़ा अहम सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। और आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बढ़ाने की बात भी हो चुकी है, उनके मेरे ख्याल में 12 जजेस करने लगे हैं, और कोई बईद नहीं कि एक और एक्ट अचानक आ जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजेस बढ़ा देंगे, जो जहां से उनको मामूली सा भी खतरा लगता है। देखिए, हुकूमतें, ये सियासी हुकूमत है। सियासी हुकूमत अपना, उसकी जो ताकत होती है वो अवामी मैंडेट होता है, अवाम की सपोर्ट होती है। अगर पॉलिटिकल हुकूमत इन इंतजामी इक़दाम के जरिए, मुसलसल तरामीम के जरिए, नए एक्ट लाने के जरिए, अब देखें ना, कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें 2-3 तरमीमें हो चुकी है। अभी सदर आर्टिकल जारी किया था, अब फिर दोबारा उन्होंने तरमीम कर दी। तो ये तब्दीलियां करने पे अगर सारा अपने आप को करें, समझ लो वो बहुत इनसिक्योर हुकूमत है, उनकी कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, उनकी कोई रूट्स नहीं है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन आदिल साहब ने जिस तरह कहा, बिल्कुल उसकी तारीफ करूंगा, ये इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। ये इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत इन हालात में है, बिल्कुल भी, और मैं तो समझता हूँ हमारे जो फाजिल जज साहबान है, हमारे मोहतरम जज साहबान है, उनको भी चाहिए, उनको ही चाहिए कि मसला रजा कराना तौर पे वो इस पे कोई एतराज करे या कोई कहे कि नहीं बहुत ज्यादा टू मच हो रहा है। बिल्कुल ही ऐसा जैसे कोई जवाब नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो डबल किया गया है, उनका सुप्रीम कोर्ट जज कितना, आप उसे खर्च अगर अखराजात देखें, सालाना अखराजात, तो वो तो करोड़ रुपए में पड़ता है एक जज। तो 17 जजेस आप ये तो करोड़ अरबों में काम चला जाएगा।
اور یہ ایسی صورت میں ہے کہ لوڈ جوڈیشری میں 34 لاکھ کیسز کہہ رہے ہیں کہ 3 ملین سے زیادہ کیسز وہاں پینڈنگ پڑے ہیں، مطلب 300,000 سے زیادہ، 3 ملین ہی بنتا ہے۔ اور حقانی صاحب مدت ملازمت میں بھی یہ پرکس انجوائے کیے جائیں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی صورت میں بھی وہی پرکس انجوائے کیے جائیں گے۔ غریب عوام کے لیے کیوں نہیں کوئی سوچ رہا عادل صاحب؟ غریب عوام کے لیے بھی کچھ سوچا جائے، ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ غریب طبقہ مزید پستا جا رہا ہے اور جو اشرافیہ ہے یا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کو اس طرح سے نوازا جا رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لاکھوں لاکھ کا اضافہ۔ دیکھیں پاکستان میں نا 2 طرح کے سسٹم چلتے ہیں، جو مراد یافتہ طبقہ اس کو اور مراد سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، جو غریب ہے اس کو اس کا اور خون نچوڑا جاتا ہے۔ جب آپ سرکاری ملازمین کی سیلریز کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 10% ہمارے پاس خزانہ میں پیسے نہیں ہیں، ہم 10% سے 15% سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے۔ جب آپ ایک مراد یافتہ جو آپ کا طبقہ ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ججز ہیں، جب ان کے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ دل کھول کے جو ہے وہ اپنا سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اور مراد اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں جیسے پاکستان کے خزانے میں جو ہے نا وہ نوٹوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو بدقسمتی ہے، حکومت کی پالیسیز ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی مفاد کے لیے فوکس ہوتا ہے ان کا اپنے مفادات پر، اور اس طرح اسی وجہ سے پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہے کہ جن سے آپ کو ٹیکس لے کے جن کو مراد دینی چاہیے، یہاں پر الٹا نظام ہے۔ آپ غریب طبقے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے آپ مراد جو ہے نا وہ ٹیکس لیتے ہیں اور ان طبقے کو دیتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سارے جو سب ڈیفیسٹ چل رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اس سے متاثر کون ہوگا؟ یہ نہ جج متاثر ہوں گے، نہ بیوروکریٹ متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کو الاؤنسز اتنے مل جاتے ہیں کہ ان کی بجلی کے بل ان کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے۔ کسی کا تو غریب طبقہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کرنے والا کس طرح سے اتنے بھاری بھاری بل ادا کرے؟ تو یہ اور اسی وجہ سے جو ایک مقبولیت ہے نا حکومتوں کی وہ عوام کے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ سسٹم پاکستان کا سسٹم ہی اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ مقبولیت نہیں ان کو قبولیت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ قبولیت جب ہو جائے تو پھر ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے یہی سارے مسائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان ووٹ عوام سے لیتے ہیں، بات عوام کی کرتے ہیں، لیکن یعنی یہاں پہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت ہونا بہت ضروری ہے۔ خاقانی صاحب آپ بھی اگری کریں گے یہی وجہ ہے کہ عوام کا سوچا نہیں جاتا؟ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کو بالکل بھی کہیں پہ کوئی یہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں کہ جو غریب طبقات ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، اور اپنے بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم نے تو ماضی میں بھی بہت بار دیکھا کہ جب ان کے اراکین اسمبلی جو ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے الاؤنس اضافے کے پوری پارلیمنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے، اس سے حکومت اور اپوزیشن میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اب میرے پاس تو الفاظ کی بات ہے کم پڑ رہے ہیں اس کی مذمت کرنے کو، یہ غلط ہے بالکل بھی، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد یہ ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اپوزیشن کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال آپ اپوزیشن کو اگر کریش کر کے رکھیں گے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھیں گے، اور دیکھیں سب سے زیادہ جو افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو ایک کوئی بھی شخص جس پہ مقدمات ہیں، کیسز ہیں، اگر اس کی ضمانتیں ہو جائیں، عدالت ضمانت کر لے لے اور بعد میں ایک نیا کیس بنا دیا جائے، تو یہ تو پھر اس طرح کے ایک بدنیتی دائر کر رہا ہوتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے بہت دیکھا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، تو بہت آتے ہیں، پچھلے دور میں بھی رہتے عمران خان کے دور میں بھی اپوزیشن کو نشانہ بنا جاتا رہا، یہ دونوں طرف ایسے ہر حکومت۔ اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو حکومت آتی ہے وہ یہ سوچتی نہیں ہے کہ کل کو اپنے اپوزیشن میں جانا ہے۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ فرض کر لیں 2 منٹ کے لیے، اگر صرف 2 منٹ کے لیے سوچ لیں موجودہ حکومت والے لوگ کہ کل کوئی اپوزیشن میں ہوں گے اور پھر آئینی بینچ ہو، اس وقت جو حکمران جماعت ہوگی وہ بنائے گی، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ اگر سوچ لیں تو یہ بہت سی چیزوں کو بیلنس کر لیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہے، یہ سب اپنے صرف آج بھی نظر ہوتی ہے، آنے والے کل پہ ہمارے ہاں نظر ہی نہیں ہوتی ہے، بار بار یہ غلطیاں کرتی ہیں۔ چلو تحریک انصاف کو تو ایک بار حکومت ملی تھی نا، ابھی تو 3 بار 4 بار حکومتیں کر چکے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی وہ تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہر چند سال بعد چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ بھی اپنے آج میں ہی وقت کا پہیہ گھومنے ہیں، جو سائڈ اوپر ہے اس سے نیچے جانے ہی جانے۔ عادل صاحب یہ جو مراد دی گئی ہیں، کیا ججز کی مراد میں اضافہ بھی آئینی ترمیم کا حصہ تھا؟
नहीं, आईनी तरमीम का हिस्सा तो नहीं था। ये एक बातचीत काफ़ी देर से चल रही थी कि शायद हुकूमत जो है वो जजेस को मरात में इजाफा कर दें, और इसको वजारत कानून ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका एक नोटिफाई किया है। 26वीं तरमीम के हवाले से तो कुछ नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में यकीन जजेस के लिए तो खुशी की बात है कि उनकी सैलरीज जो बज है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 2 मिलियन से ज़्यादा एक जज साहब जो है वो तनख्वाह लेंगे। खाकवानी साहब बात कर रहे थे कि इखलाकन तो जजेस को कहना चाहिए कि इजाफा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कौन कहता है मौजें उनकी लग गई हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कौन ये कहता है कि इतनी हमें मरात, इतना हमारे लिए खुशी का बाइस हुकूमत का ये फैसला है, हम उन्हें कहें कि फैसला वापस लें, थोड़ा कम करें। देखिए ना, मैंने जैसे पहले कहा कि जुलाई में तो अभी इजाफा किया गया था, और अब एक साल भी जो है वो उससे भी कम उसमें दोबारा इजाफा कर दिया गया है। तो उनके लिए तो खुशी का मुकाम है जी, उनको मरात मिल रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जो अखराजात बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ रही है, तो जो हमारा मरात याफ्ता तबका है उनकी जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो हुकूमत ने उनकी मरात बढ़ा दी। अब देखते हैं कि वो जो 60,000 केसेस हैं जो एक अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बने हुए, जिसकी वजह से जजेस की तादाद भी बढ़ाई गई थी, तो वो कितनी जल्दी जो है उन केसेस का फैसला जो है वो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे जजेस जो हैं वो मखसूस केसेस लगाते हैं, मखसूस केसेस सुनते हैं, और बाकी जो है वो तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। असल मसला तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो चले जो है सो है, जो लोअर कोर्ट्स में जो हाल है, जिस तरह से अवाम वहाँ पिस रही है, जो हाई कोर्ट्स में हाल है, तो असल फोकस तवज्जो और जजेस की तादाद में इजाफा तो इस तरफ होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारा जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो ऊपर से शुरू होता था और उसके असरात पूरे मुल्क पर जाते थे, तो इसलिए कोशिश की है हुकूमत ने कि उसको बैरियर लगा दे। पहले उन्होंने आईनी तरमीम करके बैरियर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट को, ताकि उनके फैसले जो हैं हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर सके। मरात में इतना इजाफा करके इतना खुश उन्हें कर दिया है कि कोई भी फैसले हैं उसमें वो एक दफ़ा सोचे ज़रूर कि हुकूमत ने हमारे लिए क्या किया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ और जरदारी को रिलीफ मिला है, क्या अपोजिशन को भी ये रिलीफ मिलेगा या नहीं, कौन सा रिलीफ है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ जो तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस था वो स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है, और ये कहा है कि ये मुकदमा अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, यानी उनको नैब ने थोड़ा रिलीफ दिया है। आदिल साहब, ये जो रिलीफ है जो हुकूमती ओहदेदारों को मिला है, क्या हवाएं मुखालिफ सम पे चलेंगी? देखिए, ये सियासतदान एक दूसरे के फैसिलिटेटर हैं। अब नवाज शरीफ साहब और जरदारी, ये 4 करोड़ 82 लाख का वो कहते हैं केस है, और नैब के नज़दीक जो है वो 50 करोड़ से कम करप्शन चूँकि केस नहीं बना सकती, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत मामूली नोयत का मामला है। इसीलिए उन्होंने आज कोर्ट को कह दिया कि जी हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है, और ये मामला जो है अब फैसला महफूज हो गया। जब मुद्दई जो है वो भाग गया है तो अदालत ने क्या फैसला सुनाना, अदालत ने यही करना है कि उसको स्पेशल कोर्ट में मुंतकिल कर देना है। तो अब आपने केस बनाए और पहले खुद फ़ायदा उठाया, और फिर दूसरी तरफ आप एक दूसरे मुखालिफ के ऊपर केस बना रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसको उसमें सजा हो जाए। यकीनी तौर पर इमरान खान का बयाना भी बिल्कुल दो मुख्तलिफ राय में रखता है। अब वो एक तरफ बात करते हैं कि नैब तरमीम को उन्होंने गलत करार दिया, लेकिन जैसे ही नैब तरमीम के हक में फैसला आया उन्होंने अपने वकला को हिदायत की कि इसके मुताबिक केसेस को लेके चलें। अब तोशाखाना के जितने केसेस हैं, चूंकि वो 50 करोड़ से कम है तो वो उसमें नहीं आते। तोशाखाना 2 12 करोड़ शायद उसकी असेसमेंट है। तोशाखाना 1 में भी कुछ इसी तरह के मामलात हैं। तो एक ऑलरेडी जो है वो रिलीफ अगर बाकी हमारा हुक्मरान तबका उठा चुका है, तो फिर इमरान खान को उसमें रिलीफ मिलने में क्या कबात है। अब 190 मिलियन का जो मामला है, जो आज जिसकी हेयरिंग थी और वो मुलतवी हो गया, उसकी भी वो भी बुनियादी उसकी वजह यह है कि कैबिनेट के फैसलों को आपने जो है वो शेल्टर दे दिया कि कैबिनेट के फैसलों को आप अप्रूव नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता। तो वो 190 मिलियन वाले को प्रोटेक्शन हासिल होगी, और इसी का फ़ायदा जो है इमरान खान के वकला जो है वो कोर्ट से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी है कि एहतसाब अदालत को कि वो इसका फैसला करे।
تو یہ سیاستدان جو ہے یہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی اور آگے عمران خان کے لیے بھی جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال سے فائدہ لیں. اور دوسری طرف عمران خان ہے جو ایک طرف ان کے خلاف بیانیہ بناتے رہے اور بعد میں انہی کی جو ترامیم ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے کیسز بھی ختم کروا رہے ہیں. تو یہ ہمارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ صرف عوام پہ جو اسی لیے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن سیاست میں بڑا ضروری ہے. خاقانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یقیناً اٹھائیں گے جی, بالکل صحیح کہا. عادل صاحب نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے کہ جب اس طرح کی لیگل اگر حکم ہوں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ویسے میری جو اپنی رائے ہے نا اب تو یہ بن گیا ہے کہ نیب کے ادارے کوئی ختم ہو جانا چاہیے. جب سے پرویز مشرف کے دور میں بنا, اس سے پہلے بھی ایک لیکن پراپر پرویز مشرف کے دور میں صاحب کا میرا خیال ہے اس وقت سے لے کے یہ سیاسی انتقام کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے. ہر دور میں ہم نے اس کے فوائد کم دیکھے ہیں, نقصانات زیادہ ہیں. تو اب تو اس نتیجے پہنچے ہیں, خاص طور پہ پچھلے سالوں میں 2 سالوں میں جو ہوا, عمران خان دور میں جو ہوا, یہ پچھلے 5-6 سال جو ہے نا وہ خاص طور پہ نیب بالکل انہوں نے یہ کنفرم کر دی ہے کہ نیب کا دائرہ جو ہے وہ صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے انتقام کے لیے. تو ہمارے اپنے جو اینٹی کرپشن کے دائرے ہیں ان کو ہمیں مؤثر بنانا اور مضبوط بنانا چاہیے. نیب کو جب غیر معمولی اختیار دے دیتے ہیں, اس اختیار کا فائدہ جو ہے وہ بیسیکلی انتقام کے لیے ہی ہو رہا ہے. یہ عمران خان دور میں بھی ہوتا رہا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیتی تھی اور 3 مہینے تک ان کی بیل نہیں ہو سکتی تھی. پھر یہ ابھی امینڈمنٹ وغیرہ کے بعد بھی نیب کتنا زیادہ مسائل رہے ہیں. اب یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہو, اس سے پہلے جو گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی نیب نے ہی کی تھی. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایک چکر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس ادارے کو استعمال کرتی ہے اپنے مخالفوں کے لیے, ان کے کیسز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے. خاقانی صاحب, شوکت پراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. شوکت صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی ریلیف اب عمران خان صاحب کو بھی ملے گا اور ان کے وکلا جو ہیں وہ اس سلسلے میں سرگرم ہو گئے ہیں آلریڈی؟ دیکھیں, جو ریلیف مثلا آج جو انہوں نے سبمیشن کی وہ سبمیشن تھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ نئے امینڈڈ جو لا بنا ہے اس میں 50 کروڑ سے یا جو اماؤنٹ ہوگا وہ تو اسی نیب لا کے انڈر ہوگا, لیکن اگر اس سے کم ہوگا تو جو ملک کی جو دیگر عدالتیں ہیں وہ ان کے پاس آئے گا. تو اس وقت کیس چل رہا ہے اور ان دیٹ کیس بانی پی ٹی آئی کا کیس چل رہا ہے. اگر اس میں جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے اماؤنٹ جو ہے وہ اس سیلنگ سے زیادہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ریلیف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری عدالتوں کو چلا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اس کیسز میں ملا ہے ریلیف. مثلا جو عدت والا کیس تھا, عدت والا یعنی ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک عجیب سا کیس بنایا ہوا ہے, اس میں ریلیف ملا. یا اسی توشہ خانہ میں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے وہ بیل ہوئی تھی. اس لیے اب ایک عدالتی نظام ہے, عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ہم اب اس پری جج اس کو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے عادل صاحب, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے؟ اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے پہلے ہی آئینی ترامیم بھی کر لی ہیں, عہدوں میں توسیع و ترقی بھی انہوں نے دے دی ہے. اس کے بعد اب اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے, بشرا بی بی کو ریلیف ملا, قیاس آرائیاں تھیں کہ خان صاحب بھی باہر آنے والے ہیں, تو حکومت یہ سب کچھ ماحول خود کریٹ کر رہی ہے. دیکھیں, حکومت کو ججز کے فیصلوں کے اوپر اعتراض تو تھا, اور ہم نے اسلام آباد کے 6 ججز کی جو خط لکھا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کو, جس سے انہوں نے ایک قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کو انفلوئنس کر رہی ہے. پھر سپریم کورٹ کے اندر ہم نے ججز کا جس قسم کا بیہیویئر دیکھا, ان کے فیصلوں میں جس قسم کے چیزیں نظر آئیں, تو اس سے یہ تو حکومت کے لیے مشکلات, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکلات تھیں, حکومت کے لیے بھی مشکلات تھیں. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 نئے ججز آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ ہوں گے ججز, تو ایک اچھی خاصی یعنی کہ 4 سے 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ جائیں گے. تو وہ جو ایک ممکنہ
रिलीफ का एक तासुर था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रही थी या उनको रिलीफ दे रही थी, मुसलसल बहुत सारे केसेस के अंदर रिलीफ दिया है। अब नए जजेस आने के बाद वो उस तरह से केसेस जो है वो प्रोसेस ना हो सके या डिले का शिकार हो जाए, तो हुकूमत इस वक्त यही चाहती है और वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो गई है। अब जुडिशल कमीशन का कल इजलास होने जा रहा है, देखते हैं कि वो जजेस की तकर्री के हवाले से उसमें क्या फैसला होता है। कि इस्लामाबाद से पहले तो हुकूमत का ख्याल था कि वो एक जज इस्लामाबाद से लेंगे और 3 नए जज, 4 जजेस जो हैं वो मजीद जो है इस्लामाबाद में आ जाएंगे। देखते हैं कल जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या फैसले होते हैं। खौकानी साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आपको लगता है कि हुकूमत सिचुएशन खुद क्रिएट कर रही है क्योंकि अब उन्हें कोई डर नहीं है, अगर खान साहब बाहर भी आते हैं तो कोई मसला नहीं है उनके लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनकी ख्वाहिश है कि खान साहब बाहर आए। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये चाहेगी। हुकूमत की तो बिल्कुल कोशिश नहीं होगी। अगर वो इमरान खान साहब बाहर आते हैं, आजाद होते हैं, तो वो बाहर किसी और एडजस्टमेंट के तहत, किसी और बंदोबस्त के तहत होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत इतनी एक, क्योंकि इनके जितने पैनिक हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले अरसे में भी, अभी ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पे भी मैं इस्लामाबाद में था, तो 2-3 हजार लोग, अगर 4 हजार भी लोग होते हैं तो वो देख के इतना पैनिक हो जाती है कि पूरी एक तरह के खंजे खोल देते हैं, सड़कें उखाड़ लेते हैं, उधेड़ देते हैं पूरे शहर को। हर के मतलब जो एक कॉन्फिडेंट हुकूमत एक बिहेव करती है ना, ये मौजूदा हुकूमत उस तरह एतमाद का उतना है नहीं। मुमकिन है इन तब्दीलियों के बाद, रामनीम के बाद एतमाद है, लेकिन इतना एतमाद तो नहीं होगा कि अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को ये बाहर आने दें बगैर किसी बंदोबस्त के, यानी बगैर किसी डील का इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी बगैर किसी यानी कुछ बातें तय किए बगैर। तो पर अच्छा साहब, आपको भी लग रहा है अभी मजीद बंदोबस्त की जरूरत है हुकूमत के लिए? ये बंदोबस्त जो है, ये देखें, एक तो वन शुड बी फेयर इनफ के जो तरमीम आई या कानून में तब्दीली की गई, स्पेशली जो सर्विसेज चीफ वाली है, ये इकदामात जब ऐसे किए जाते हैं तो ये जरूरत होती है तो किए जाते हैं। अब उस जरूरत को इन्वर्टेड कामाज में कोई भी किसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये जजेस की तादाद बढ़ाना और दूसरी चीजें, खास तौर पर मसलन एक मुतालबा था मुल्क में कि पार्लियामेंट का ज्यादा किरदार होना चाहिए, तो क्या वहीं तक मामला रुक गया? फिर और भी चीजें कंसिडरेशन में होती हैं। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा अहम है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई इतना जिगरा रखती है, इतना जिगर बड़ा है या इतना हौसला है या इतना कुछ मामलात को हुकूमत के इकदामात की वजह से इस मकाम पर आ गए कि हुकूमत को बानी पीटीआई खान साहब के बाहर आने पे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अभी तो मामला शुरू हुआ है इस हुकूमत का, जो मुआशी इकदामात हैं वो अभी शुरू हुए हैं। तो बार बार जो बाहर के दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएं, आपके मुल्क से जो वाइब्स आती हैं वो सही नहीं है इस अप्रोच को जो हुकूमत उनसे तामन मांगती है। तो मैं सच्ची बात है नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो कोई खुशदिली से कुछ ऐसे इकदामात करेगी, या खान साहब बाहर आ जाते हैं तो हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल होगी। अभी ये हालात नहीं है। हुकूमत खान साहब के बाहर आने से आपको लगता है कि कंफर्टेबल इतनी नहीं होगी और अभी मुमकिन नहीं लग रहा कि वो बाहर आएंगे? अगर बाहर आएंगे तो हमारा पैनल ये कह रहा है कि कुछ सेटलमेंट के बाद ही बाहर आएंगे। और अगर हम बात करें मुल्क की, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नीड ऑफ द आवर है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।